गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण पढ़े थे। आज की कक्षा में पढ़ेंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसमें क्या है, यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब R बराबर 90 अंश, मतलब परावर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती हैं। इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा इस विशेष आपतन कोण पर यह स्थिति क्रांतिक कोण कहलाती है। इसे C से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? C से। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, जानते हैं। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर अपवर्तनांक का सूत्र भी पढ़ा, साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R। यदि यहाँ पर क्रांतिक कोण C हो, क्या हो, क्रांतिक कोण I क्या हो, C हो, और R का मान 90 अंश हो जाता है, तो GNA बराबर साइन I बटे साइन R बराबर साइन C बटे 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन C बटे साइन 90, साइन C बटे साइन 90। अब जैसा कि साइन 90 का मान पता है आप लोगों को, साइन 90 बराबर कितना होता है? 1 होता है। तब साइन 90 का मान 1 रख देंगे तो GNA बराबर क्या आ जाएगा? साइन C आ जाएगा। GNA बराबर साइन C, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या निकल आया? साइन C निकल आया, जब साइन 90 का मान 1 रखा गया है। अब हमें पता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1/GNA, मतलब ANG बराबर 1/GNA का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर दोनों को बदल कर लिखा जाता है तो क्या हो जाता है? वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इस तरीके से वहाँ ANG बराबर आ जाएगा। GNA का मान पता है, GNA का मान क्या पता है? साइन C पता है, तो ANG बराबर आ जाएगा 1/साइन C, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1 बटे साइन C हो जाएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ANG बराबर 1/साइन C, जबकि C वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जबकि C क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण है। अतः समान रूप से किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। समान रूप से किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर, मतलब कहने का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की क्रांतिक कोण की ज्या, मतलब क्रांतिक कोण क्या है? C है, उसकी ज्या क्या होगा? साइन C होगा, उसके व्युत्क्रम के बराबर, यानी कि 1/साइन C हो जाएगा। इसका एक उदाहरण भी नीचे दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, तब कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात करिए। कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए क्या लिखा गया? CG लिखा गया है, C और सफिक्स में G नीचे। तो 1/साइन C बराबर क्या होता है? n बराबर, यहाँ पे सूत्र आ जाएगा, n बराबर 1/साइन C। n का मान, यानी कि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो 1.5 बराबर 1/साइन C। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.5, मतलब पहले क्या था? पहले 1/साइन C बराबर 1.5 था, अब साइन C बराबर 1/1.5 हो जाएगा। 1/1.5 का मतलब होता है 0.67 लगभग, जो साइन की सारणी में 0.67 किसका मान होता है? साइन 42 अंश का। किसका मान होता है? साइन 42 अंश।
तो साइन सी बराबर साइन 42 अंश, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा सी बराबर 42 अंश। क्रांतिक कोण कितना निकला है, सी बराबर 42 अंश। इस तरीके से चित्र में देख लेते हैं क्या है। दिए गए चित्र के आरेखों को ध्यान से देखिए। कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन प्रदर्शित हो रहा है। कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन प्रदर्शित हो रहा है अपेक्षा वायु से विरल माध्यम में, वायु से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण आई से अधिक है। यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आई, मतलब पहले चित्र में क्या है, आई का मान सी से बड़ा, सी से छोटा है, आई इज लेस देन सी, अपवर्तन हो रहा है। और दूसरे उसमें आई का मान, दूसरे चित्र में आपतन कोण आई का मान यदि बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति आती है कि आर का मान 90 अंश हो जाता है। आर कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छू जाती हैं। मतलब जो अपवर्तित किरण है वो क्या करती है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो तल है, जो क्षैतिज रेखा है, उसको क्या छूती हुई निकल जाती हैं। ऐसी स्थिति क्रांतिक स्थिति कहलाती है तथा जिस विशेष आपतन कोण पर यह स्थिति आती है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यही पहले चित्र में दिखाया गया है। दूसरे चित्र में दिखाया गया जब आई का मान बढ़ाया जा रहा है तो आर का मान 90 अंश हो जाता है, ऐसी स्थिति आती है। तीसरे चित्र में इसी प्रकार है, जब आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के मान बराबर हो जाते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब आपतन कोण आई का मान और परावर्तन कोण आर का मान बराबर हो जाता है। ये क्या है, यूजेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में व्यवहारिक उदाहरण। इसमें क्या है, पहला नंबर है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। दरवाजे या खिड़कियों में लगा कांच जब चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में वायु की पतली परत आ जाती है। ये दरारें टेढ़ा देखने पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि कांच से होकर आने वाले प्रकाश के लिए दरारों से भरी हवा विरल माध्यम का कार्य करती है। जो दरारों से भरी हवा होती है, दरारों में जो हवा भरी रहती है वो विरल माध्यम का कार्य करती है। इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में नहीं जा पाता है, बल्कि कांच वायु के सीमा पृष्ठ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होने लगता है। तब प्रकाश का क्या होने लगता है, पूर्ण परावर्तन होने लगता है। इस स्थिति में दरार चमकीली दिखाई देती है। सेकेंड नंबर क्या है, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, लगभग 2.42 होता है, जैसा आप लोगों को बताया गया। हीरे से वायु में आने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर प्रकाश किसी विशेष प्रकार से काटे गए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न पृष्ठों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इन विशेष दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। क्या इस प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा, हीरा का अत्यधिक चमकना किसका कारण है या हीरा क्यों चमकीला दिखाई पड़ता है? तो आप लोगों को इस तरीके से आंसर करना है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। हीरे से वायु में आने वाली प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। जब
बाहर का प्रकाश किसी विशेष काटे गए हीरे में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न प्रकार के पृष्ठों पर बार बार परावर्तित होता है और बाहर नहीं निकल पाता है। जब प्रकाश हीरे से बाहर नहीं जा पाता है तो क्या होता है, पूर्ण परावर्तन होने लगता है और हीरा बहुत तेज चमकने लगता है। तीसरा क्या है, जल में परख नली का चमकना। पानी से अंशतः भरी परख नली को पानी में डुबाने से परख नली का पानी रहित भाग चांदी की भांति चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी से अंशतः भरी परख नली को यदि जल से भरे बीकर में टेढ़ा करके रख दें तो प्रकाश किरणें बीकर से भरे पानी से होकर पानी रहित परख नली पर आपतित होती हैं और परख नली के अंदर की वायु में अपवर्तित हो जाती हैं। परख नली को यह धीरे धीरे टेढ़ा करने से उस पर गिरने वाला प्रकाश का आपतन कोण बढ़ता जाता है। जब यह कोण कांच वायु के क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश नली के भीतर वायु में नहीं जा पाता है बल्कि नली की दीवार पर पूर्ण परावर्तित हो जाता है और आँख में पहुँचने लगता है और हमें नली चमकदार दिखाई देने लगती है। बिल्कुल उसी तरीके का उदाहरण है, आप लोग सीधी सी भाषा में कह सकती हैं, जब परख नली में जो जल भरा होता है, जब प्रकाश की किरण खाली परख नली से भरी परख नली यानी कि वायु से जल में प्रकाश की किरण जाती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है जिसके कारण जल में जो परख नली होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है। इस तरीके से अगला देखते हैं, 4 नंबर क्या है, रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका का मतलब है रेगिस्तान में हमें रेतीली भूमि में देखो क्या है, पेड़ दोपहर के समय क्या होता है, पेड़ की छाया दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर तालाब है। क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर तालाब है और पेड़ की छाया दिखाई पड़ती है। तो पेड़ की छाया दिखाई पड़ती है इसलिए तालाब का जैसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है। देख लेते हैं। गर्मियों की दोपहर में कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है और उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में वहाँ कोई जल का तालाब नहीं होता है। इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। दिन के समय सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत जब गर्म होता है तो रेत के संपर्क में आने वाली वायु गर्म तथा हल्की हो जाती है। क्या होता है, दिन के समय जब सूर्य की गर्मी होती है तो रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है और रेत के संपर्क में जो वायु आती है वो गर्म और हल्की हो जाती है और विरल बन जाती है। कैसी बन जाती है? विरल। इसकी तुलना में इस परत के ऊपर की वायु की परत अपेक्षाकृत ठंडी और सघन हो जाती है। दूसरे शब्दों में इससे कुछ ऊपर तक वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है। अतः वायु की ऊपरी परत नीचे की परतों की अपेक्षा सघन तथा ऊपर से नीचे की ओर वायु की विभिन्न परतें अपेक्षाकृत विरल हो जाती हैं। क्या होता है इससे? जब किसी पेड़ की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर आना पड़ता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चोटी से होकर आती हैं, पेड़ की चोटी से होकर आती हैं, तो उन्हें विरल परतों से आना पड़ता है। प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती जाती हैं। अतः प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण, आगे देखते हैं, इस तरीके से जो अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती जाती हैं और प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है तथा किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। इस परत पर किरणें पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर चलने लगती हैं और ये परतें अधिकाधिक सघन होती हैं। ऊपर उठती हुई किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं। जब अविलंब की ओर झुक जाती हैं तो प्रतिबिंब
कैसा दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब के द्वारा परावर्तन तथा कुछ दूरी पर जल का तालाब दिखाई पड़ता है, जो किसके कारण होता है? वायु की परतों के द्वारा। जो गर्म वायु होती है वहाँ पर विरल हो जाता है, और जो सघन वायु होती है, ठंडी वायु, वहाँ पर सघन हो जाता है। इस तरीके से हमें रेगिस्तान पर पेड़ का प्रतिबिंब अनुभव होता है, जो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इस तरीके से आप लोगों ने ये चारों उदाहरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पढ़ लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस तरीके से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन पर अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल। पहला क्या है? वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर से तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख का मतलब 3 के बाद 5 टाइम्स 0 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 के बाद 5 टाइम्स 0, सभी 0 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। दूसरा क्या है? हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या है? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। जिसके सापेक्ष हो वो पहले रखा जाता है, जिसके सापेक्ष हो पहले वाला ऊपर रखा जाता है और बाद वाला नीचे। हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो हमें दिया गया है पानी का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक दिया गया है? पानी का। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक मतलब हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। सूत्र में रख देंगे 4/3 बराबर हवा में प्रकाश की चाल दी गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पानी में प्रकाश की चाल निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से तीसरा उदाहरण, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्रमशः क्या है? 4/3 और 3/2। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब ANW दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, तो ANW 4/3 लिख लेंगे। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG दिया है 3/2। अब क्या निकालना है हमें? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में ANW बटे ANG, मतलब A कॉमन हो जाएगा, ANW बटे ANG। GNW बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? ANW बटे ANG। तो ANW का मान 4/3 है और ANG का मान 3/2। जब ये 4/3 और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 4/3 × 2/3, तो क्या आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। इस तरीके से चौथा देख लेते हैं। संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL व LNG की गणना करना है। पहले में क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दिया है 30 और 45, दूसरे में 45 और 60, तीसरे में 60 और 30। माध्यम 1 हवा में, वायु। माध्यम 2 क्या है? द्रव। माध्यम 3 क्या है? कांच। और माध्यम चौथा क्या है? वायु। तो पहले क्या निकालना है? ANL निकाला है, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। यहाँ पे द्रव को लिक्विड से लिखा गया, तो क्या लिखा गया? ANL लिखा गया है। ANL वायु के सापेक्ष
द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु में आपतन कोण की ज्या बटे द्रव में आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन 60 बटे साइन 45। साइन 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। जब 1/√2 में ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ऐसे LNG का मान, LNG का मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव में आपतन कोण की ज्या बटे कांच में अपवर्तन कोण की ज्या। द्रव में आपतन कोण की ज्या उस समय क्या है 45, तो साइन 45। द्रव में क्या है आपतन कोण क्या है, चित्र में देख सकते हैं क्या दिया गया है, पहला कोण द्रव में पहला कोण क्या है 45, दूसरा कोण क्या है 60। तो द्रव में आपतन कोण की ज्या साइन 45 और कांच में अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब कांच में अपवर्तन कोण की ज्या क्या है 60। तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपवर्तन के आंकिक उदाहरण भी देख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।